होता कुछ ऐसे है कि यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में गलती कर बैठते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को 6 पार्ट करा दिया है और आप सोचते होंगे कि 6 पार्ट से मेरा सारा इकोनॉमिक्स क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्ट 7 आपके सारे पुराने डाउट्स जो भी आपके माइंड में रहते थे इकोनॉमिक्स को लेकर के, जो भी डर रहता था, वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसके सारे चीज़ों को आराम से समझिए, तब जा कर के आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाओगे। ओवरऑल 8 पार्ट तक आएंगे, 6 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम 7th पार्ट देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है, आप ध्यान रखना कि सापेक्ष निर्धनता वैसी परिस्थिति के संबंध में रखती है जहाँ पर एक व्यक्ति जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि सापेक्ष निर्धनता वैसी परिस्थिति से संबंध रखती है। मतलब सापेक्ष निर्धनता एक ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन है जब एक व्यक्ति ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की जो आवश्यकताएं होती है, वो प्राप्त करने में भी असमर्थ होता है। सापेक्ष गरीबी में लोगों के जीवन स्तर को देखा जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा वीवी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये देखिए ऑलरेडी जेपीएससी 2016 में पूछा गया और ना जाने कितने पेपर में आपने ये चीज़ों को देखा होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी से रिलेटेड। सिंपल से भाषा में हम ये भी जानते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को काम में लगाया जाता है, और ये हमें कृषि में देखने को ज़्यादातर मिलता है। हमने पहले वाली वीडियोज़ में देखा हुआ, ठीक है। चक्रीय निर्धन जो है वो क्या है, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, अर्थात वह स्थिति जिसमें एक बार गरीबी की स्थिति में आने के बाद वह सदा के लिए बनी रहे यदि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना किया जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कोई एक बार गरीबी की स्थिति में चला जाता है तो वो सदा वही स्थिति में रहता है जब तक कि बाहर से कोई उसको हस्तक्षेप ना करे, मतलब उस गरीबी को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा चक्रीय निर्धन याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि कब लागू किया गया था, 2013 याद रखना, डेट मेंशन मैंने कर दिया 5 जुलाई। जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 1989 से। पंचवर्षीय योजना पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है आप तो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के एंड पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्लस ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोनों को मिलाकर के इसको स्टार्ट किया गया था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों में महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना स्टैंड अप इंडिया स्कीम का मेन पर्पस है, प्रयोजन है, ठीक है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो ये अनुदान के अनुरोध रखा जाता है। इसका आप जिक्र देखेंगे अनुच्छेद 113 के 2 के अनुसार ये चीज़ रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, तो सार्वजनिक लेखा जो समिति है उसके द्वारा करती है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है, यानी सार्वजनिक जो लेखा समिति है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बात पीडीएफ की अगर करें तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 6 पार्ट तक का पीडीएफ मैंने डाल दिया है, 7 पार्ट का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा और इसके लास्ट पार्ट भी हम कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है, तो जेम्स विल्सन थे। 1860 में औपचारिक रूप से इसे लागू किया गया था भारत में बजट, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल 112 के तहत ये किया जाता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6201672432। किसी भी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, हमारे कोर्स, हमारे स्टडी मटेरियल्स, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो। कॉल करोगे वैसे भी रिसीव नहीं होगा, तो टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, मेरा भी नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट मैसेज करो, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 2 मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ भी मैंने लिखा है कि 74 से 69 तक था, 1 वर्ष पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया। क्यों, क्योंकि अनवरत योजना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण
क्योंकि गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो इसी में दिया गया था। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का इसमें लक्ष्य भी रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ 2011 में हुआ। 2011 में। वर्तमान में इस योजना का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। तो याद रखिएगा, लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना 1997 में स्टार्ट किया गया था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कब कानून बना? तो 12 सितंबर 2013 को। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ बताया था आपको ऊपर में कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब जो कि लागू किया गया था, तो 5 जुलाई 2013 को इसे लागू किया गया था। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, वो लागू नहीं था, वो आपका एक तरह से अधिनियम था। यहाँ पे लागू मैंने यहाँ लिखा है कि 12 सितंबर 2013 को लागू हुआ था। ये आप देखा कि जेपीएससी 2019 में पूछा गया था। लागू यहाँ पे 12 सितंबर 2013 को हुआ। वो जो चीज़ मैंने बताया वो एक अधिनियम था, 2013 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय दोपहर भोजन कार्यक्रम जिसे मिड डे मील कहते हैं 1995 में स्टार्ट हुआ और सबसे पहले ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के नाम से इसे परिवर्तित कर दिया गया। तो मिड डे मील पहले जानते थे, लेकिन अब इसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1921 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग एकवर्त समिति की सिफारिश पर पहली बार 1924 में अलग अलग बजट पेश किया गया। 17-18 में दोनों समाहित था। ठीक है, 2017-18 से इसे दोनों एक साथ मर्ज कर दिया गया, मतलब रेल बजट को सामान्य बजट के साथ मिला दिया गया। लेकिन 1924 के बाद से इसे अलग अलग पेश किया जा रहा था, एकवर्त समिति की सिफारिश पर अलग अलग किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान 1948-49 में किस मंत्रालय के द्वारा लगाया गया? वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा। नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से संबंधित है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि इस समिति पर एक अलग वीडियो बनाया जाए, मतलब जो भी समितियां हैं उन समिति पर अलग वीडियो बनाएं? आप फटाफट कमेंट करके बताइए, जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को याद रखेंगे। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि जो है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली एक तरह से कह सकते हैं कि है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? 2011 में आरंभ की गई थी। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि बीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एसडीआर का मूल्य कितने मूल्यों का एक टोकरी पर आधारित है? तो डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड। यहाँ पे आप देख पाएंगे 5। एसडीआर जो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और एक तरह से पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। आईएमएफ की ये मुद्रा है। ठीक है, आईएमएफ की मुद्रा है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य जो कार्य है वो क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना मेन कार्य होता है वित्त आयोग का। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रॉड मनी जो है वो M3 से सूचित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का माप समानता M1, M2, M3 तथा M4 में की जाती है। M1 जो होता है सबसे संकुचित मुद्रा है। M3 सबसे विस्तृत यानी ब्रॉड मनी के नाम से इसको जानते हैं। M2 सबसे सरल मुद्रा के रूप में है और M4 सबसे कठोर मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ये चारों मुद्रा के प्रकार याद रखिएगा। भारत में मुद्रास्फीति दर किस माप जो है वो किस आधार पर होता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के माप पर की जाता है, राइट। लेकिन अब इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रघुराजन कमेटी के संस्तुति के बाद से इसे किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। वैसे भी अब मैं नहीं बोलता हूँ लाइक सब्सक्राइब के लिए, तो आप एक बार लाइक अपने से कर दो ताकि हमें अच्छा लगे। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। उल्लेख 266 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करती है। तो यहाँ पे लेखा निधि के बारे में 266 में बात होता है। संचित निधि जिसे हम लोग कहते हैं, संचित निधि आपने इसे पढ़ा होगा, संचित निधि। ठीक है, लेकिन एक आकस्मिक निधि होता है जो कि 267 अनुच्छेद में आपने इसे पढ़ा होगा। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। भारत में बैंकिंग नियम संशोधन अधिनियम 2012 कब लागू किया गया? तो 18 दिसंबर 2012 से लागू किया गया। सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था? तो हरियाणा में 1 अप्रैल 2005 से।
ठीक है, और सबसे बाद में उत्तर प्रदेश ने लगाया था। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुआ था। बाजार तंत्र मुख्य विशेषता क्या है? बाजार तंत्र की मुख्य विशेषता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना 1985-86 में स्टार्ट हुआ। भारत में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ जुलाई 1964 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुभारंभ हुआ अक्टूबर 2007 में। 2013 के अधिनियम जो कि पारित हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे सब कुछ। खाद्य जो मैंने बताया था ऊपर में 2013 का एक अधिनियम था, 2013 में अधिनियम पारित हुआ था। और नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था 1958 में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था 1958। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे SEZ कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी 2000 ईस्वी में। सर्वप्रथम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2002 को। ठीक है, भारतीय विकास जो फोरम है IDF, पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब के नाम से इसको जानते थे। देखिए ये 4 समितियां मैंने यहाँ पे लिखा है। चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तेंदुलकर समिति निर्धनता आकलन से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। तो ये चारों के चारों बेहद ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखेंगे। एनर्जी स्टैटिस्टिक नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है कौन? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा निकाला जाता है। कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो एडम स्मिथ को माना जाता है, VVI रहेगा। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आर्थिक नियोजन जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ये याद रखिएगा। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम पेश किया गया था 1975 में। 1975 जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, फिफ्थ जो कि 5 ईयर प्लान था। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान था, ये याद रखिएगा। DWCRA योजना जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना, इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD जो है यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना 1854 में डलहौजी ने किया था। जननांकिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है? 1921, ये जिसे महान विभाजन वर्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम जो मूल्य है वो 100 माना जाता है। किसकी दृष्टि से अधिकारिता तथा क्षमता का तात्पर्य जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है? प्रोफेसर सेन। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। 1950 में योजना आयोग आया था, 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसे एक सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा किसने दी थी? श्री के संथानम ने दिया था। आर्थिक नियोजन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें अच्छे से मैंने योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में अच्छे से बताया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 तक आता है। ठीक है, 1985 से 90 तक। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर DT लकड़वाला को जाता है। अनवरत योजना के दौरान जो नीति का अनुसरण है वो गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। वित्त आयोग एक तरह का संवैधानिक निकाय इसलिए क्योंकि इसका चर्चा संविधान में है। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। योजना आयोग एक तरह से गैर संवैधानिक निकाय है और एक परामर्शदात्री निकाय था। ठीक है, HCR का मतलब होता है हेड काउंट रेशियो होता है, हेड काउंट रेशियो। गिनी गुणांक विकसित किया गया था कोरोडो गिनी के द्वारा 1912 में, और ये आय के वितरण और विषमता की माप को करता है। इन दोनों के बीच का संबंध इंपॉर्टेंट रहेगा एकदम। VVI। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा, कौन सी मिल स्थापना के साथ माना जाता है? तो 1954 में CN डेबर के द्वारा मुंबई में सूती मिल है वो। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने पर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? तो कृषि क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र जो कि फर्स्ट सेक्टर के अंतर्गत आता है और सबसे ज़्यादा GDP में जो योगदान होता है वो थर्ड सेक्टर का होता है। ठीक है, थर्ड सेक्टर का होता है। स्वतंत्रता प्रांत जो प्रथम औद्योगिक नीति है 1948 में लागू की गई थी। लघु उद्योगों की उपयोगी भूमिका पर महत्वपूर्ण एवं चर्चित पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी कृति है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल यहाँ पे कह सकते हैं सुभाकरन जो है, सुभाकरन इनकी है।
सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत 2009 में किया गया था, दिसंबर 2009 में। औद्योगिक स्थानीकरण के संबंध में न्यून परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्फ्रेड वेबर ने, अल्फ्रेड वेबर जर्मनी ने, ठीक है, अल्फ्रेड वेबर जर्मनी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर हमारे पास आज इकोनॉमिक्स के इतने सारे सवाल थे। अब आप ये बताइए कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको देख करके लगा कि हाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए। पीडीएफ की बात करें तो आपको हमारे टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि ये 300 जो क्वेश्चंस का सीरीज है उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।